हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम किसी में कोई कमी ना देखें, क्योंकि कमी सिर्फ दूसरों में ही नहीं होती है बल्कि हमारे अंदर भी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि हमें अपनी कमी तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की कमी तुरंत नजर आ जाती है। हम सबको यह सोचना चाहिए कि जब भी हम किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं। किंतु हम तब भी नहीं समझ पाते कि हम में से उनमें से 3 गुना ज्यादा कमी होती है, यानी कि हमारे अंदर जो कमी होती है वो 3 गुना ज्यादा होती है। हमारी दृष्टि समुद्र की विराटता की ओर रहनी चाहिए, ना कि उसके खारे जल पर। कोयल की कूक पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, ना कि उसकी रंग पर। हमको गुलाब की खूबसूरती एवं खुशबू को महसूस करना चाहिए, ना कि उसके कांटों को। अर्थात दूसरों की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कमजोरियों एवं उनकी कमियों को। हमें हर व्यक्ति को उसकी कमियों एवं उसकी अच्छाइयों दोनों के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही एक सही दृष्टिकोण और सकारात्मक एटीट्यूड होता है, यानी कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और आज दिन है 13 जुलाई सोमवार, यानी कि इस हफ्ते का पहला दिन, और मुझे उम्मीद है कि ये दिन आपका पूरा मंगलमय होगा। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं अपडेट से, जो कि बहुत जरूरी होता है, और ये अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक भारतवर्ष में 8,85,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, जिसमें कि 28,637 नए केसेस आए हैं, यानी कि दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और मेरे ख्याल में लगता है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 3 लाख एक्टिव केसेस हैं और 5,60,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। तो यानी कि रिकवरी परसेंटेज करीब 62% से कुछ ऊपर है। उसके अलावा डेथ हो चुकी है 23,087, और कल यानी कि 24 घंटों में मरने वालों की संख्या है 500, जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव के कारण डेथ हुई है। दोस्तों, टेस्टिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है, लेकिन शायद हमें इससे और तेज़ी से करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी जल्द हमें मालूम चलेगा कि कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित है। तो टेस्टिंग जो अभी तक हो चुकी है वो करीब 1,15,87,153 लोगों की हो चुकी है। तो ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आपका प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और आज दिन है 13 जुलाई सोमवार। तो मैं आपको अब आगे लेके चलता हूं। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञात होगा, कोरोना वायरस में कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक जाति, किसी रंग, किसी भेद, किसी ज्योग्राफी को नहीं देखता है। ये किसी को भी हो सकता है, और ये एक लाइव एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा और आपको मालूम भी चल गया होगा कि अमिताभ बच्चन, जो फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, वो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनकी डॉटर, चारों को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। तो इसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी गरीब को ही हो सकता है। बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, सिर्फ हमें सावधानियों को बरतने की जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। उसके रिकवरी रेट करीब 80% हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव 1,20,000 केसेस अभी तक हो चुके हैं। यूपी ने डिसाइड किया है कि हर वीकेंड पर हम फ्यूचर में लॉकडाउन करेंगे, यानी कि शनिवार और रविवार को हमेशा लॉकडाउन रहेगा। और इसका कारण सिर्फ ये एक साफ कारण है कि जब छुट्टी होती है, यानी कि वीकेंड होता है, तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोरोना वायरस से लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शनिवार इतवार को हमेशा ये हम लॉकडाउन करेंगे, और जो इस बीमारी से काफ़ी हद तक रोक कर रखेगा, और मार्केट्स भी बंद रहेगी। दोस्तों, उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा, जो कि एक चर्चित अभिनेत्री हैं, उनके घर को भी मुंबई म्यूनसिपैलिटी ने क्वारंटाइन डिक्लेयर कर दिया है।
सुनने में आया है कि उनके गार्ड को कोरोना वायरस पॉजिटिव था, जिसकी वजह से उस घर को सील कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुपम खेर जो फेमस कॉमेडियन हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं और खुद का एक्टिंग स्कूल चलाते हैं, अनुपम खेर, सो उन्हें भी कोरोना वायरस पॉजिटिव, उनके जो मदर हैं, उनकी भाभी है और उनके बच्चों को यानी कि भतीजे और भतीजे को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुका है, जो कि अनुपम खेर के घर से ये खबर है। दोस्तों, ग्लोबल मेल्ट डाउन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत लॉसेस हुआ है और सुनने में आया है कि अगर ग्लोबल आप फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो करीब 1,20,000 करोड़ का लॉस हुआ है। इसी प्रकार फेमस बॉलीवुड जो मुंबई में है, वहां पर भी फिल्म इंडस्ट्री को करीब 2,000 करोड़ का लॉस अभी तक हो चुका है, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है। दोस्तों, गूगल जो फेमस सर्च इंजन साइट है, गूगल की करीब 11 एप्लीकेशंस को उन्होंने रिमूव कर दिया है जो प्ले स्टोर में थी। उसका कारण बताया है कि एक जोकर मालवेयर की वजह से ये एप्लीकेशंस इन्फेक्टेड हो गई थी और जब आप कुछ भी डाउनलोड करते थे तो धीरे से ये आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर देती थी। तो उन्होंने कहा है कि हमने 11 एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है बिकॉज ऑफ जोकर मालवेयर। उसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की मैं आपको खबर बताना चाहता हूं। जैसा कल भी बताया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जहां पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मध्य आपस में मनमुटाव चल रहा है और ये मनमुटाव अब सड़कों पर आ चुका है और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि ये पार्टी के दोनों ही सीएम एंड डिप्टी सीएम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण चांसेस हैं कि कांग्रेस का बंटवारा हो सकता है और इसका चांस बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन आगे देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, मुंबईचा मानुस। कभी साथ बैठो तो कह दूं कि दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कह दूं कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। सुख मेरा कांच था, ना जाने कितनों को चुभ गया, आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। वक्त एतबार और इज्जत, वक्त एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग है। दरख्तों से रिश्तों का हुनूर सीख लो मेरे दोस्त, जब जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान तब तब कोई पंख काटने जरूर आएगा। हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साहेब, हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी साहेब, ना जाने कितने सवालों की आबरू तो रखती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ये मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है इस प्रोग्राम को एक बार फिर से। आज है दिन सोमवार 13 जुलाई। तो अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाता हूं और कुछ इस प्रकार की कुछ और नई बातें, कुछ नए फैक्ट्स, नई कहानियां, नई कविताएं आपको सुनाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अभी बताने वाला हूं एक फैक्ट जो कि एक सच है और मुझे उम्मीद है ये सच के बारे में आप बहुत कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताइए जो डॉक्टर भी रहा है, बैरिस्टर भी हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस अधिकारी भी हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार, फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो,
समाज शास्त्र अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता हो, जिसने काव्य की भी रचना की हो। तो दोस्तों, इसमें से अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी संस्थान की, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन की। पर भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो गया, इस संसार से विदा भी ले चुका है। और जी हां दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जिचकर का जन्म 1954 में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुका है। श्रीकांत जी ने 20 से अधिक डिग्रियां हासिल की थी, कुछ रेगुलर और कुछ कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से, वो भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। और कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम ना होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिया था। उनकी डिग्रियां शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार थी: MBBS, MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM, MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में D.Litt की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। श्रीकांत 1978 बैच के IPS और 1980 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। दोस्तों, 1981 में महाराष्ट्र में वे विधायक बने थे और 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। श्रीकांत जिचकर ने वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक तमाम यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में अपना समय गुजारा। 1980 में IAS की केवल 4 महीने की नौकरी कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री बनकर रहे। महाराष्ट्र में पुलिस सुधार भी किए। 1992 से 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहे, वहां भी महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों, 1999 में भयंकर कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा, आपके पास केवल 1 महीना है। अस्पताल पर मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी और उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया और उसने उन्हें ढांढस बंधाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जिचकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में D.Litt की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे, संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरी ज्ञान पिपासा अब पूर्ण हो चुकी है। पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की, नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले कुलपति वो स्वयं बने। उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा, जिसमें करीब 52,000 के लगभग पुस्तकें थी। उनका एक ही सपना था कि भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार डायबिटिक ना हो, उस जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना बने। YouTube पर उनके केवल 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में निर्धन ही देखे जाते हैं। अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा ही रह गया। ऐसे शिक्षक
चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक व राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को शत शत नमन मैं नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, ये थे उस प्रतिभा के व्यक्ति और ये थे हमारे देश की आन बान और शान। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपको ये वाकया कैसा लगा आप मुझे जरूर लिखिएगा। मेरा नंबर है 9833880402। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक तो मानते हैं, परंतु हमारी बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और अब आपको इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, समापन से पहले एक कहानी सुनाएगा। और आज की कहानी एक हार्ट टचिंग कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उम्र ने तलाशी ली तो जेबों में लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के, कुछ नम थे, कुछ टूटे, कुछ सही सलामत थे। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ आज की कहानी की, और कहानी का नाम है जेब कतरा, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी इस तरह शुरुआत होती है। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा। जेब कटी हुई थी। जेब में था भी क्या, कुल 90 रुपये और एक खत, जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड मेरे जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। 90 रुपये तो जा चुके थे। यूं तो 90 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन जिसकी नौकरी छूट जाती है उसके लिए 90 रुपये 9,000 रुपयों से कम नहीं होते हैं। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया था, जरूर माँ ने पैसे भेजने के लिए खत लिखा होगा। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान हो गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 1,000 रुपये का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है, पैसे भेजने की कभी लापरवाही नहीं करता। मैं इसी उधेड़ बुन में लग गया कि आखिर मां को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें थी, आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया, और खत में लिखा था, भाई 90 रुपये तुम्हारे और 910 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैं तुम्हारी मां को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना कर रहा, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, क्या तेरी और क्या मेरी, पर वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अपना जेब कतरा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी एक जेब कतरे की, जिसने जेब तो काट ली, लेकिन उसको जो पैसे मिले, और जब उसने खत पढ़ा तो खत पढ़ने के बाद भी उसने अपनी तरफ से 910 रुपये मिला के उसकी माँ को भेज दिए, जिसकी नौकरी जा चुकी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद है। आज हमारा 65वां यानी कि 65वां एपिसोड है, और मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ ये कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सुझाव के लिए, और आपका हमेशा वेलकम करता हूँ। जो भी आप चाहते हैं इस कार्यक्रम में, जो बदलाव चाहते हैं, जो आप सुझाव चाहते हैं, और अगर आपको पसंद लगता है या पसंद नहीं भी लगता है, तो आप मुझे हमेशा लिख सकते हैं 9833880402 पर। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, और उससे पहले कहता हूं, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर
चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी कहाँ पूरा जिया हमने। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपकी अपनी पसंद का प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और कल फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं अलविदा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।